मैंने आपको पिछले वीडियो में भारतीय समाज एक परिचय के अंतर्गत भारतीय समाज के परिचय के बारे में समझाया था। अब मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ समाज की प्रमुख विशेषताएं। समाज की प्रमुख विशेषताएं, इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। नंबर 1 है समाज अमूर्त होता है। अमूर्त शब्द से तात्पर्य है जिसका कोई रूप ना हो, उसको हम अमूर्त कहते हैं। अमूर्त शब्द जो है स्पर्श नहीं कर सकते, उसको हम स्पर्शहीन होता है और अदृश्य होता है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है। यह व्यक्तियों के संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक संबंध न तो दृश्य होते हैं और न स्पर्शनीय। ये तो मात्र अनुभव मात्र की वस्तु है जो हम पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मतलब हम जान लें कि जो सामाजिक संबंध होते हैं या समाज में व्यक्तियों से एक दूसरे के प्रति जो साथ में जो अंतःक्रिया होती है वो दृश्यहीन होती है। मतलब जो हमारे संबंध संबंध हैं समाज में एक दूसरे के साथ में वो अदृश्य होते हैं और स्पर्शहीन होते हैं। उसी को हम अमूर्त शब्द कहते हैं। समाजशास्त्री हैं राइट, उनके अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह के सदस्यों के मध्य स्थापित संबंधों की व्यवस्था है। इसी दृष्टिकोण से यह अमूर्त है। नंबर 2, जागरूकता। समाज की दूसरी प्रमुख विशेषता उसके सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली पारस्परिक जागरूकता है। जागरूकता के कारण ही समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके संबंधों की व्यवस्था बनाते हैं। कुछ दशाओं में यह जागरूकता प्रत्यक्ष होती है और कभी-कभी अप्रत्यक्ष होती है। सामाजिक संबंध पारस्परिक जागरूकता से जुड़े होते हैं। नंबर 3, सहयोग एवं संघर्ष। जैसा कि हम नाम से जान लेते हैं, सहयोग और संघर्ष सामाजिक जीवन के दो अनिवार्य पहलू हैं। अकेला मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है। समाज में रहकर हम सब लोगों को आपस में एक दूसरे का सहयोगी बनना ही होता है। अतः इस कार्य में उसे दूसरों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग लेना पड़ता है। मनुष्यों की शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं जो संघर्ष को जन्म देती हैं। समाज में शोषण और अन्याय की समाप्ति के लिए भी संघर्ष आवश्यक है। अतः समाज के अस्तित्व के लिए सहयोग और संघर्ष दोनों ही आवश्यक है। नंबर 4, समानता एवं भिन्नता। समानता और भिन्नता समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसा कि हम नाम से ही जान लेते हैं, समानता माने एक समान कार्य करना और भिन्नता माने एक दूसरे के विपरीत विचारों को हम भिन्नता का रूप देते हैं। समानता आर्थिक उद्देश्य समाज में समानता को जन्म देते हैं, जबकि रुचियों, योग्यताओं, कार्यों एवं स्वार्थों के कारण भिन्नता जन्म लेती है। प्रायः संगठित समाज में समानता तथा असंगठित समाज में भिन्नता पाई जाती है। समानता सामूहिक जीवन, सहयोग, प्रेम तथा मैत्री का प्रतीक है, जबकि भिन्नता संघर्ष को जन्म देती है। समाज की स्थिरता के लिए भिन्नता की अपेक्षा समानता का महत्व अधिक है। भिन्नताओं को समाज के लिए व्यर्थ नहीं समझ लेना चाहिए। ये दोनों समाज के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। नंबर 5, निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समाज के सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पारस्परिक निर्भरता ही सामाजिक संबंधों को जन्म देती है। पारस्परिक निर्भरता के कारण ही सामूहिक जीवन का उदय होता है, जो प्रेम और सहयोग की आधारशिला है। पारस्परिक निर्भरता के गुण ने ही मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाया है। एक दूसरे की निर्भरता के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि जब हम समाज में रहते हैं तो हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, तभी हम एक पारस्परिक निर्भरता को कायम रख सकते हैं। अगला नंबर 6 है परिवर्तनशीलता। समाज स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे कालचक्र चलता है, व्यक्ति की विचारधारा और आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है। परिस्थितियां बदल जाने पर संबंधों में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है।
समय के साथ साथ शिक्षकों, विद्यार्थियों, उत्पादकों, श्रमिकों तथा परिवार के संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तनशीलता के कारण ही समाज की संरचना में परिवर्तन आता है। परिवर्तनशीलता ही समाज की जटिलता को जन्म देती है। नंबर 7, असीमितता। समाज की परिधि में मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि यह पशुओं तक विस्तृत है। मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में जहां कहीं जीवन है वहीं समाज है। इस प्रकार सभी जीवधारियों में समाज पाया जाता है। पशु पक्षी, कीट पतंगे तक समाज की परिधि में ही आते हैं। वास्तव में समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों एवं उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तनशील तथा जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह व्यवस्था परिवर्तनशील होती है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं। संरचना का अर्थ होता है ढांचा या नमूना या उसको आकार प्रदान करना। समझ में आ रहा है सबको? संरचना का मतलब है ढांचा या उसका नमूना। किसी भी चीज की जब हम संरचना बनाने जाते हैं, किसी चीज का निर्माण करने जाते हैं, तो उसका एक पहले एक हम ढांचा बना लेते हैं, उसका एक बाहरी रूप बनाते हैं, उसका एक नमूना तैयार करते हैं, उसी को हम संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की विशेषताओं में नंबर 1 है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों, उपसंरचनाओं से मिलकर होता है, क्योंकि यह कोई अखंड व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना की विभिन्न उपसंरचनाएं परिवार, नातेदारी, समूह, जाति, वर्ग, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं आदि हैं। इन सभी उपसंरचनाओं का निर्माण भी विभिन्न सामाजिक इकाइयों से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचनाओं में छोटी छोटी सी उपसंरचनाएं समाहित होती हैं, जैसे परिवार है, रिश्तेदारी, नातेदारी, कोई समूह, वर्ग, जाति, धार्मिक संस्थाएं आदि सम्मिलित जब होती हैं, उसी को ही हम सामाजिक संरचनाओं का निर्माण उनके उप संरचनाओं से होता है। नंबर 2 है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। मैकाइवर तथा पाइसेंस सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं। पासेंस सामाजिक संरचना की निर्माणक इकाइयों में संस्थाओं, एजेंसियों एवं सामाजिक प्रतिमानों को सम्मिलित करते हैं, जो सभी अमूर्त हैं। मैकाइवर सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था द्वारा मानते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां जब अमूर्त हों तो उनसे बनने वाली संरचना मूर्त कैसे हो सकती है। नंबर 3 सामाजिक संरचना में क्रमबद्धता पाई जाती है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से जमाने से होता है। क्रमबद्धता के कारण ही संरचना का एक प्रतिमान स्वरूप प्रकट होता है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। चित्र में हम देख लेते हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा अपेक्षाकृत स्थायी तथा बोध कराती है। यह स्थायित्व दो रूपों में देखा जा सकता है। एक तो वे इकाइयां जो सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं, उनमें बहुत कम परिवर्तन आते हैं, जैसे परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था, शिक्षण संस्था, जाति एवं वर्ग आदि उपसंरचनाएं जो कि सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, कम परिवर्तनशील हैं। दूसरा, इन इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है, इसलिए भी सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है। नंबर 5 सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां परस्पर संबंधित होती हैं। इनमें निश्चित एवं प्रतिमानित संबंध पाए जाते हैं। इन इकाइयों से संबंधों का निर्माण न केवल सामाजिक नियमों, मूल्यों, प्रतिमानों एवं आदर्शों के आधार पर होता है, वरन उनके संबंध समाज व संस्कृति द्वारा नियंत्रित व निर्देशित होते हैं।
नंबर 6, सामाजिक संरचना में प्रत्येक निर्माणक इकाई का स्थान पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार से शरीर की संरचना में हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, सिर आदि अंगों का पूर्व निश्चित स्थान है और उन्हें एक दूसरे के स्थान पर नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों के पद एवं स्थान भी पूर्व निर्धारित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक संरचना में जो स्थान रहता है हर संस्था का, समूह का, तो वो संस्थान वही होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी शारीरिक संरचना में हाथ, पैर, नाक, कान, हम इनका एक दूसरे का स्थान कहीं नहीं बदल सकते हैं, इसी प्रकार सामाजिक संरचना में भी निर्माणक इकाइयों का पूर्व निर्धारित स्थान होता है। नंबर 7 है, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य रूप को प्रकट करती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सामाजिक संरचना से समाज का बाह्य रूप ही प्रकट होता है, उसकी कार्यात्मक प्रणाली व आंतरिक व्यवस्था नहीं। जाति, वर्ण, वर्ग, संयुक्त परिवार, विवाह, संस्था, धर्म एवं अर्थव्यवस्था आदि के आधार पर हम भारतीय समाज की बाह्य संरचना को ही समझ सकते हैं। ये सभी इकाइयां संरचना के एक प्रतिमान को प्रकट करती हैं, न कि प्रकार्यात्मक व्यवस्था को। अब हम आगे देखते हैं भारत में ग्रामीण और नगरीय वर्ग संरचना का वर्णन। इसमें हम पहले देखते हैं ग्रामीण वर्ग संरचना। ग्रामीण वर्ग संरचना के कुछ प्रकार हैं, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1, मालिक तथा साहूकार वर्ग। ग्रामीण जीवन में सर्वोच्च वर्ग उन लोगों का है जो मालिक, जमींदार तथा साहूकार वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। गांव में इन लोगों की स्थिति सर्वोच्च होती है। इन लोगों के पास गांव की अधिकांश भूमि होती है। इस वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। यह लोग आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक दृष्टि से अधिक संपन्न व शिक्षित होते हैं। हमने देखा है, हम देखते हैं ग्रामीण वर्ग संरचना में, ग्रामीण समुदाय में सबसे पहला वर्ग आता है मालिक तथा साहूकार का, जिसके अंतर्गत अब नाम से ही देखो जाहिर होता है मालिक तथा साहूकार। इन लोगों के पास पर्याप्त धन होता है, ये उच्च वर्ग में आते हैं, इनका जीवन स्तर ऊंचा होता है, इनका रहन सहन ठाट बाट रहते हैं, है ना। इन लोगों के पास भूमि अधिकांश मात्रा में होती है। नंबर दूसरा वर्ग आता है कृषक वर्ग। गांव में दूसरा वर्ग उन किसानों का होता है जिनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यह लोग अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं और कभी कभी भूस्वामियों से किराए पर भूमि लेकर भी कृषि करते हैं। इनका जीवन स्तर मालिक व साहूकार वर्ग की अपेक्षा नीचा होता है, लेकिन भूमिहीन मजदूर वर्ग से ऊंचा होता है। कहने का तात्पर्य ये है कृषक वर्ग, जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं, कृषक वर्ग माने किसान, किसानी जो लोग करते हैं, खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, किसान कहलाते हैं, उन्हें हम कृषक वर्ग माना जाता है। इनके पास छोटे समूह, छोटे मात्रा में ना भूमि जो होती है उनके पास कम मात्रा में होती है, जबकि मालिक और साहूकार वर्ग के पास भूमि पर्याप्त मात्रा में होती है। इनके पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं भूमि के, उसी पर ये लोग अपनी खेती किसानी का काम करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और कभी कभी ये लोग जो हैं किसी साहूकार मालिक वर्ग से भी किराए पर भूमि लेकर उनके साथ भी काम करते हैं, किराए पर भूमि लेकर भी उस पर कृषि कार्य करते हैं। इनका जीवन स्तर जो है मालिक और साहूकार वर्ग से निम्न होता है, लेकिन मजदूर वर्ग से ऊंचा होता है। इन्हें मध्यम वर्ग का किसान भी माना जाता है। नंबर 3 है भूमिहीन कृषक अथवा मजदूर वर्ग। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में इनका स्थान निम्नतम है। यह लोग दूसरों से खेतों पर मजदूरी करके किसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस वर्ग की संख्या काफी अधिक होती है, लेकिन इनकी आय कम होती है। जैसा कि हम नाम से जान रहे हैं भूमिहीन मतलब इनके पास भूमि नहीं होती है या पर्याप्त मात्रा में इनके पास जमीन नहीं होती है। ये लोग सिर्फ मजदूरी ही करते हैं, इनको मजदूर वर्ग भी कहा जाता है। ये लोग जो है
दूसरों के खेतों पर काम करते हैं मजदूरी के रूप में, और जो उन्हें पारिश्रमिक मिलता है उससे ये लोग अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी आय बाकी और वर्ग की अपेक्षा कम होती है। अब आगे हम देखते हैं भारतीय नगरीय वर्ग संरचना। इसमें नंबर 1 है उच्च वर्ग। इस वर्ग के लोग आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। ये लोग बड़ी बड़ी फर्मों, कारखानों, उद्योगों आदि के मालिक होते हैं। यह वर्ग सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को भी प्रभावित करता है और सरकार से अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उच्च वर्ग के अंतर्गत बड़े बड़े कारखानों के मालिक, मिल मालिक, जिसे हम बोलते हैं टाटा वाले टाटा के मालिक हैं, बिरला वाले मालिक हैं, है ना। ये वर्ग सब जो है उच्च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये जो है शक्तिशाली वर्ग माना जाता है, आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी ये वर्ग जो है उच्च वर्ग शक्तिशाली माना जाता है। इनके पास अधिकाधिक सुविधाएं रहती हैं खुद भी, और सरकार से भी ये सुविधाएं प्राप्त करते रहते हैं। दूसरा वर्ग आता है मध्यम वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, व्यापारी आदि आते हैं, और इस वर्ग के लोगों का उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क बना रहता है। यह वर्ग उच्च वर्ग के लिए संचालक वर्ग का कार्य करता है। इनमें शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता पाई जाती है और इनका उत्पादन के साधनों पर अधिक नियंत्रण नहीं रहता है। ये लोग परंपरा व रूढ़ियों से बंधे रहते हैं तथा सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक नियमों का पालन करते हैं। अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद थोड़ा बहुत मात्रा में धन ये बचा भी लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के जो पूंजीपति लोग हैं, उनके अधीन मध्यम वर्ग काम करता है, जिसमें हम बता रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, व्यापारी वर्ग सभी आते हैं। ये लोग जो है शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। उच्च वर्ग के द्वारा जो परंपराएं, रूढ़ियां या नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों को का पालन करते हुए ये अपना कार्य करते हैं और उन्हीं नियमों के अधीन ये अपना कार्य का संचालन करते हैं। इनका संचालक वर्ग जो होता है वो उच्च वर्ग होता है। उच्च वर्ग के द्वारा जो इन लोगों को संचालित किया जाता है, उन्हीं के अनुसार ये मध्यम वर्ग काम करता है। ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ अपना धन अपने भविष्य के लिए भी जमा कर लेते हैं, उसे बचत कर लेते हैं उसकी। तीसरा वर्ग आता है मजदूर वर्ग। यह वर्ग शारीरिक श्रम के आधार पर कार्य करता है। इस वर्ग के अंतर्गत कारखानों, उद्योगों, मशीनों, खदानों आदि पर काम करने वाले लोग आते हैं। यह सीमित आय पर निर्भर रहता है। यह वर्ग निम्न प्रकार के कार्य करता है और अपनी आवश्यकताओं को कठिनता से पूरा कर पाते हैं। ये लोग अशिक्षित या कम शिक्षित होते हैं। कहने का हमारा मतलब ये है कि मजदूर वर्ग, जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं कि ये लोग शारीरिक श्रम के आधार पर ही अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं ना। जैसे खदानों में काम करने वाले हैं, कारखानों में काम करने वाले हैं, भूमि पर कृषक वर्ग कार्य करता है। ये सभी वर्ग जो है मजदूर वर्ग के अंतर्गत आता है। इनकी आय जो है सीमित होती है। इनको प्रतिदिन अपना काम करेंगे, शारीरिक श्रम करेंगे, उसके बाद इन लोगों को अपना पारिश्रमिक मिलता है, मजदूरी मिलती है, जिस हिसाब से वो अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। और अधिकांश ये लोग या तो बहुत कम शिक्षित होते हैं या अशिक्षित ही होते हैं।